पंचायत बिल औरंगजेब चौधरी में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, बुजुर्ग सियासतदान, साबिक वाकई वजीर नजर मोहम्मद गोंदर साहब, मुंतखब ये मेंबर असम्बली रहे हैं 2 दफा मंडी बावलदीन से। नजर मोहम्मद गोंदर साहब, आप पाकिस्तान की सियासत में आपके खानदान का हमेशा से बड़ा कीमती मरकजी किरदार आया। आपका तल्लुक इस वक्त पीपल्स पार्टी से है, मैं कह सकता हूँ? पीपल पार्टी में 1967 से मैंने पर्ची कटवाई थी और अल्लाह का शुक्र है कि 2017 तक मैं पीपल पार्टी में रहा और पीपल पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी, मुझे वजीर भी बनाया। मैंने जो कुछ हासिल किया है वो तो मेरी भुट्टो की क़यादत में, फिर जरदारी साहब की क़यादत में। जैसा जिक्र किया कि आपका तल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, तो इस वक्त आपकी कोई सियासी वाबस्तगी किसी जमात के साथ है? 2017 में पीटीआई ज्वाइन की थी, ना उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, ना हमें ही कोई वहां बैठ के जो एक फीलिंग्स होती है ना अपनाइयत की, वो हम डेवलप ना कर सके, ना उनसे वो प्यार मिल सका जो पीपल पार्टी देती थी। अभी तक मैंने फैसला नहीं किया। तो अभी आप इंतजार करेंगे आपने किस सियासी जमात को ज्वाइन करना है, और ये आप सियासत को खैर बात कह चुके हैं? नहीं, मैं सियासत को खैर बात बिल्कुल नहीं कहा। सियासत करनी है तो जिंदगी इंशाल्लाह करनी है। 2001 में जिला नाज़िम मुंतखब हुआ था मंडी बावलदीन का, तो मेरे छोटे भाई मेरे जुल्फ़िकार भी गोंदर साहब हैं, उन्होंने 2002 में इलेक्शन लड़ा था, वो जीत गया था MNA रहे, और वो भी उस वक्त फैक्ट्री यार्ड बनाने का बड़ा प्रेशर था, लेकिन हमने प्रेशर कबूल नहीं किया, अपनी जमात के साथ रहे। फिर 2008 में वो MPA थे इसी जमात के टिकट पे, तो मैं अगर खुद इलेक्शन ना भी लड़ूं तो मेरी फैमिली के लोग जो पहले ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, इसलिए पॉलिटिक्स छोड़ने का तो मेरा ख्याल में अगर मैं कहूँगा तो ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया की जो हालात हैं उस पर आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं और आप बड़े खुलकर इज़हार भी करते हैं। एज ए कंट्री डिप्लोमेटिकली हमने बहुत कुछ अचीव किया। बड़े नाजुक हालात थे, अमेरिका से बात करना, फिर ईरान के साथ बात करना, फिर जो सारा इजराइल का जो एग्रेसिव एटीट्यूड है, इन हालात में गल्फ की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का रोल एक तारीखी रोल है। अमेरिका का जो प्लान था वो बिल्कुल उस मॉडल पे जा रहे थे जैसे उन्होंने इराक पे कब्जा किया था, और इराक में बैठ के ईरान को उन्होंने अटैक किया, तो ईरान और इराक की 9 साल जंग रही और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, इराक का भी और ईरान का भी। इसी मॉडल पे अभी उसने सारा ये प्लान किया हुआ था कि हमने तमाम मुल्कों को, सरबराहों को यकीनन इन हालात में बेहतर एडवाइस किया है। इराक ईरान मॉडल से हम बच गए हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें हमारा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मुल्क के अंदर कशीदगी है, सियासी जो अफरा तफरी है, इसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी है? वो कौन करेंगे, वो कौन करेगा? ये दोनों की जिम्मेदारी है, और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी लोकल कशीदगी और ये उसके हालात ठीक नहीं होते, पाकिस्तान के सब कोई और बड़ा मसला नहीं, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकानमी है, और इकानमी उस वक्त तक नहीं बेहतर हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। अभी 2-3 साल हो गए उस मौजूदा गवर्नमेंट को, उसी तरह पहले दिन से लेकर आज तक जरा भी पेशरफ्त नहीं हो सकी, जबकि सियासतदानों का तो काम है अंधेरे से रोशनी ढूंढना। अभी तक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना आना, इस पर यकीनन मैं नहीं, यहाँ बैठे हुए आप लोग भी कंसर्न है, पाकिस्तान में बैठे हुए भी कंसर्न है। पॉलिटिक्स में सवाल डायलॉग के कोई ऑप्शन नहीं होती, और पॉलिटिकल लोग कभी भी मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं करते। हमारी फोर्सेस इंतहाई प्रोफेशनल आर्मी हमारी, और बड़े से बड़े चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखती है, लेकिन सियासी तौर पर जब तक हम डायलॉग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, खा अफगानिस्तान हो, खा विद इन पाकिस्तान हो, जो मर्जियां कर लें, जब तक आपके मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, डॉलर सस्ता नहीं होता, हमारी करेंसी मुस्तकम नहीं होती, जब तक आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस नहीं हुआ, तो आपकी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। क्या वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत इस वक्त बेहतर काम कर रही है? आप अगर फिगर निकालें ना, तो उसमें कोई काबिल तारीफ रोल नहीं है दोनों हुकूमतों का। दोनों हुकूमतों का। जब तक आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं होती, मुल्क बेहतर नहीं हो सकता, लोग खुशहाल नहीं हो सकते। एक पाकिस्तानी शहरी 25 करोड़ की हमारी आबादी है, और हर फर्द जो है हमने पता नहीं 4 लाख का मकरूज है। तो पहले हमने GTS को प्राइवेटाइज किया,
اس کی تمام پراپرٹی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گی۔ اب آپ میٹرو بس لا رہے ہیں، اس کو کون چلائے گا؟ گورنمنٹ چلائے گی۔ کیا گورنمنٹ نے پہلے کاروبار کرنے کے اب تو مخالف ہے یہ، اب وہ کام کریں گی؟ اسی طرح گرین ٹرین کا کب تک یہ چلیں گی؟ جب تک سسٹینیبل پروجیکٹ نہیں آتے، یہ سسٹینیبل پروجیکٹ نہیں ہے۔ میٹرو بس کا 4 ارب کی سبسڈی ہے، بجٹڈ سبسڈی، تو غریب ملک ہے، اس میں آپ اس حد تک سبسڈی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ساری سبسڈی آپ بحال کر رہے ہیں اور کسان کی سبسڈی وڈرا کر رہے ہیں۔ اور کسی بھی ملک کی جب تک اس کی گرین باسکٹ فل نہیں ہوگی، اس ملک میں کیسے آپ بیچیں گے؟ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، ہم ایز اے قوم ان کے ممنون ہیں، ان کے زیر بار ہیں۔ ہماری جو ڈالر کی، پاؤنڈ کی، یورو کی، اگر پاکستان کے اوورسیز ہماری ادھر ریمیٹنس نہ کریں تو ہمارے لیے بہت زیادہ معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کافی جو اوورسیز پاکستانیوں نے کنسرن، جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہاں سے گئی ہوئی فیملی کو قتل کر دیا گیا، وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے۔ فرسٹ آف آل آپ نے ان کو اعتماد، ان کی جان و عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ جان پاکستان میں رہنے والے کی ہو یا اوورسیز والے کی ہو، جان کی قیمت یقیناً بڑی زیادہ ہے، اور اس کا تحفظ کرنا وہ گورنمنٹ، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں پاکستانی بھائیوں کے اس جذبے کو، ان کی اس کنٹریبیوشن کو، ان کی اس قربانی کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہاں آ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بہتر انداز میں، آپ کا جو وے آف لیونگ ہے، جو آپ کی محنت ہے، جو آپ کی اسٹرگل ہے، وہ یقیناً قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت مہربانی سر، بہت